दोस्तों नमस्कार। मैं सोहराब उमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मुख्यतः क्लास 7 से लेकर 10 तक और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, सी टेट, जे टेट वगैरह जितने भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो को हम लोग बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द्रव होता है, जिसमें आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान होता है परंतु आयतन नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता परंतु आयतन होता है, द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है, और चौथा नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है द्रव्यमान और आयतन दोनों नहीं होते। तो सबसे पहले हम लोग द्रव को समझ लेते हैं। द्रव को कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ उसे हम पदार्थ कहते हैं जिसमें कुछ आयतन होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो आयतन होता है, जो स्थान घेरता है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, इसे ये सब पदार्थ है। तो पदार्थ के परिभाषा के अनुसार हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही लगता है, जिसमें लिखा है द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उष्मा देने पर द्रव के कण के मध्य, ऑप्शन ए दिया हुआ है दूरी घट जाता है, ऑप्शन 2 दिया हुआ है दूरी अधिक हो जाता है, ऑप्शन 3 दिया हुआ है कण यथा स्थान रहते हैं, और ऑप्शन 4 दिया हुआ है कण संघनित हो जाते हैं। तो दोस्तों उष्मा देने पर द्रव के जो कण होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। गतिशील हो जाने का मतलब है कि उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, जिसमें लिखा है दूरी अधिक हो जाते हैं। तो उष्मा देने पर द्रव के कणों के मध्य की दूरी क्या हो जाती है दोस्तों? दूरी अधिक हो जाती है। तो 2 का ऑप्शन आपका 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गैसीय अवस्था में कण, तो गैस ये अवस्था में जो कण होते हैं वो किस तरह से होते हैं? आपके लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक निश्चित क्रम में गति करते हैं, ऑप्शन 3 दिया हुआ है किसी भी दिशा में गति करते हैं, और ऑप्शन 4 दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मैं इसका आपको रीज़न बता रहा हूँ। गैस के कण जो होते हैं वो इधर उधर रैंडम मोशन में गति करते हैं, यानी इधर उधर गति करते हैं। तो उस हिसाब से अब देखिए तो यही ऑप्शन आपका ठीक लग रहा है, किसी भी दिशा में गति करते हैं। अगर पहला ऑप्शन की बात करें तो किसी एक निश्चित दिशा में गति करता है, ये असंभव है। एक ही गैस के कण एक ही दिशा में गति करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बोला है एक निश्चित क्रम में भी गति करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा, किसी भी दिशा में गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक बिंदु पर पदार्थ का क्या अवस्था होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन 2 केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन 3 दिया हुआ है ठोस द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है, और आपका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक बिंदु पर पदार्थ की जो अवस्था होती है, याद रखिएगा बच्चों, वो दोनों होती है, ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऊर्ध्वपतन का गुण पाया जाता है। बच्चों मैं आपको ऊर्ध्वपतन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ऊर्ध्वपतन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ 1 बर्फ, 2 नेफ्थलीन, 3 मरकरी और 4 चांदी। तो बच्चों इनमें से जो आपका ऑप्शन दिया हुआ उसमें नेफ्थलीन एक ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो इसे हम कहते हैं बच्चों ऊर्ध्वपतन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नेफ्थलीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाता है, वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है गलनांक, ऑप्शन 2 दिया हुआ है क्वथनांक, ऑप्शन 3 दिया हुआ है जमना, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाता है, तो द्रव गैस में बदलता है ये होता है क्वथनांक। क्वथनांक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव गैस में बदल जाता है। तो याद रखिएगा 6 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। बच्चों वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कह सकते हैं जल द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होता है, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो बोला वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो वाष्पीकरण की दर तभी बढ़ती है जब बर्तन का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है।
सतह क्षेत्र पर बढ़ जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया था सतह क्षेत्र बढ़ने पर, ऑप्शन 2 दिया हुआ था ताप में वृद्धि से, आर्द्रता में कमी से, इनमें से सभी। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है सतह क्षेत्र बढ़ाने से, ताप वृद्धि से, आर्द्रता में कमी से और इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सतह क्षेत्र बढ़ने से। ताप में वृद्धि से भी हो सकता है, आर्द्रता में कमी। हम मुझे लगता है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि इसमें सभी वाष्पीकरण के लिए सभी, सतह क्षेत्र भी अधिक होना चाहिए, ताप में वृद्धि होना चाहिए, आर्द्रता में भी कमी होना चाहिए, इनमें से सभी। तो 7 का राइट ऑप्शन होगा 4। यही सतह क्षेत्र पर बढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। यही कारण है कि कप की अपेक्षा हम प्लेट में चाय जल्दी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द्रव अवस्था में आए बिना ठोस में बदलना कहलाता है। अभी मैंने इस पर डिस्कस किया, इसको कहते हैं बच्चों ऊर्ध्वापतन। तो द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? ऊर्ध्वापतन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से हाइग्रोस्कोपिक है। इसमें निम्न में से जो यौगिक दिया हुआ है उसमें हाइग्रोस्कोपिक है। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है जो वायुमंडल से आर्द्रता को सोख लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण जो है बच्चों उसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका स्टार्च और शर्करा, ऑप्शन 2 दिया हुआ मेथनॉल और जल, ऑप्शन 3 दिया हुआ ग्रेफाइट एवं चारकोल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 4 कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा मेथनॉल और जल समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कर जिसके लिए आपका ऑप्शन है नमक का घोल, ऑप्शन 2 दिया हुआ कॉपर सल्फेट का विलयन, और ऑप्शन 3 दिया हुआ स्टार्च का विलयन, और ऑप्शन 4 दिया हुआ ये सभी। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। स्टार्च का विलयन जो होता है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। कोलाइडल विलयन है एक समांगी मिश्रण। कोलाइडल विलयन वह विलयन होता है बच्चों जिसमें कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है, और उसके कणों को हम अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही हम पृथक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है तथा कणों को अपकेंद्रण तकनीकी के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। तो 12 का 4 ऑप्शन सही है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है लोहे में जंग लगना, तांबे के तार का गर्म होना, बर्फ का पिघलना, और प्लेटिनम तार का चमकना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि लोहे में जब जंग लगता है तो जंग का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भौतिक परिवर्तन नहीं होता है? भौतिक परिवर्तन नहीं होता। लोहे का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। लोहे में जंग लगना, लोहे की छड़ का मुड़ना, लोहे को खींचकर तार बनाना, तो लोहे का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका जो 14 का 2 सही होगा, लोहे में जंग लगना। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? आपको 4 ऑप्शन में पूछा है किस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, ऑप्शन 2 कोयला वायु में जलता है, सोडियम को जल में डाला जाता है, और लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है। तो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अयस्क के धातु का निष्कर्षण, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापतन, जल का संघनन, अपमार्जक का निर्माण। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण ये भी रासायनिक परिवर्तन है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापतन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 3 देखें जल का संघनन, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल का संघनन यानी जल संघनन होकर ही जो है जल का संघनन यानी छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित होना ही, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रम है? समुद्री जल का आसवन, अशुद्ध लवण का क्रिस्टलीकरण, समुद्री जल से आयोडीन का उत्पादन, आयोडीन का ऊर्ध्वपतन। तो इसमें रासायनिक प्रक्रम में ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। समुद्र जल से नमक को किस विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं? समुद्र जल से नमक को पृथक करने का जो विधि है उसे हम कहते हैं अपकेंद्रण विधि। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। अपकेंद्रण विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि और ये सभी।
तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा क्रिस्टलीकरण विधि। अब केंद्रण विधि से बच्चों दही से दूध से क्रीम वगैरह जो होता है वो पृथक करने में खो जाता है, क्योंकि यहाँ समुद्र जल से नमक पृथक करने में है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्रिस्टलीकरण विधि। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।